हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 12th का, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से आने वाले, एक सॉल्यूशन से और एक इस चैप्टर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब इनका वेटेज ज़्यादा रहता है वहाँ पर। शायद 7 या 9 मार्क्स के आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन इस साल के में आने वाले हैं इस चैप्टर से। तो ये जो है हमारे क्लास 12th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, तो अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक, फर्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रो और सेकेंड आ रही है केमिस्ट्री। मतलब नाम से ही थोड़ा हमें कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि जरूर यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। ठीक, तो ये हम उसके नाम से ही पता चल रहा है। तो बिल्कुल हाँ, आप एकदम जो सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री से रिलेटेड ही बातें हम करने वाले हैं। कि तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, कैसे और भी बहुत सारे टर्म्स वहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच रहता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। और साथ ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से हम केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देकर के हम कैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन खुद होते हैं उसको हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, एक ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसके अंतर्गत आप इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच रिलेशंस की स्टडी करने वाले, साथ ही इनके कन्वर्जन की, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस तरह चेंज किया जाए और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस पर ये पूरी स्टडी जिसके अंतर्गत होती है उस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of relationship between electrical energy and chemical energy। ठीक, तो जो केमिस्ट्री का ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, अब ये केमिकल एनर्जी क्या आप जानते होंगे कि जब भी बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो वैसे केमिकल एनर्जी रिलीज होती है और भी बहुत सारी एनर्जीज होती है, वो सब रिलीज होती है। तो वो केमिकल एनर्जीज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच के रिलेशन पढ़ेंगे और साथ ही इनका कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक, तो ये सारी स्टडीज हम करने वाले हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो हम डेफिनेशन देख रहे थे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of relationship between electrical energy and chemical energy and interconversion of one form of energy into another is called electrochemistry। इतना क्लियर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम इसमें कुछ आपको टर्म्स आने वाले हैं बहुत से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, तो वो सारे टर्म्स हम क्लियर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टडी के लिए आपको जैसे कि सेल बोलूंगी मैं कहीं पर, एनोड, कैथोड, बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो एक एक करके पहले हम उन टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं कि ये टर्म्स होते क्या है, जिससे कि जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेन पार्ट में आएंगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो सेल देख लेते हैं। सेल क्या है, अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। तो सेल क्या होता है, सेल एक डिवाइस है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड्स रॉड्स होते हैं जनरली, तो मेटल रॉड्स होते हैं, नॉन मेटल्स भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो ये जो है एक डिवाइस होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और वो किस में रहते हैं, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल होती है। और ये जो होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज कर सकता है। तो ठीक, तो सेल एक ऐसा कंटेनर, एक डिवाइस है जिसमें कि पूरा ये जो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में चेंज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये जो हमारे पास सेल होते हैं,
जिससे कि एनर्जी का कन्वर्जन किया जाता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो ये जो कन्वर्जन है इसके बेस्ड पर दो टाइप के सेल होते हैं हमारे पास। सेल आपने पढ़ लिया, एक डिवाइस है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरी हुई थी जिसमें एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है। अब ये जो सेल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, तो फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर बाद में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखेंगे जब वहां पर हम पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर ले। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो द सेल which converts chemical energy to electrical energy and vice versa is called an electrochemical cell। यहाँ voice versa को कट करिएगा। तो the cell which converts chemical energy to electrical energy, तो ऐसा सेल जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। यानी कि वहां पर रिएक्शंस होंगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी। स्पॉन्टेनियस यानी अपने से, खुद से होने लगी, हमको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा वहां पर प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, कुछ फोर्स कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ेगा हमको, वो अपने से रिएक्शंस होंगी। ठीक है वहां। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जिस भी सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर? दूसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट इसका अपोजिट होता है। वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी और वो चेंज होता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी हम स्टडी करेंगे बहुत ज्यादा, अभी मतलब बहुत सारा टॉपिक्स इसी पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही एनोड किसे बोला जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं जिस पर इलेक्ट्रोड है, जिस पर पॉजिटिव साइन होगा वो एनोड, जिस पर नेगेटिव साइन होगा वो कैथोड। नहीं, ऐसा नहीं। तो ये एनोड की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है? It is defined as the electrode at which oxidation occurs as electrons are lost by some species। तो एनोड हम उस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे। सेल में 2 इलेक्ट्रोड होने वाले, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल्स हो, 2 इलेक्ट्रोड होंगे। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन तो आपको आई थिंक पता ही होगा, लास्ट ईयर रेडॉक्स रिएक्शंस में भी आपने देखा था। तो एनोड किसे बोलेंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, उसी इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कैथोड। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन ऑकर्स एज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय सम स्पीशीज। तो रिडक्शन, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा उसको आप क्या बोलेंगे? कैथोड। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लियर? उसमें जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं आप किन्हें एनोड बोलेंगे, किसे कैथोड बोलेंगे? क्लियर? बहुत कंफ्यूजन होता है जब सेल रिएक्शन सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जैसे कि ये कोई स्पीशीज, सपोज ये कोई स्पीशीज ए, ये क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इस पर कोई चार्ज आ गया। तो जिस जगह पर, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उसी को ही आप एनोड बोलेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा उसको आप कैथोड बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। आई नो आपको पता है, फिर भी हम एक बार रिविजन कर लेते हैं कि क्या होता है। Oxidation, the process in which an atom or ion loses electron is called oxidation। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटम या आयन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन। यू नो वेरी वेल व्हाट इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, the process in which an atom or an ion gains electron is called reduction। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटम क्या करे? इलेक्ट्रॉन को गेन करे, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन बोला जाता है। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन,
रेडॉक्स बना ही किससे है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। तो द केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो जिस सेल में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस होती है, जिस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस होती है, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्पीशीज विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एजेंट क्या काम, क्या उस काम को करना जिसके लिए उसे बोला गया, क्या बोला गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मतलब कि जिसका खुद का रिडक्शन हो जाए बट दूसरे को वो क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट इसका अपोजिट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को वो रिड्यूस करेगा, यानी दूसरा जो स्पीशीज है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा, लेकिन खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है पूरा। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड to bring about a chemical reaction or a process in which electrical energy is converted to chemical energy. इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। ठीक। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। तो उस प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर ये जो सारे टर्म्स हमने देखे उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंक प्लस Cu2 प्लस, ये बनता है Zn2 प्लस और Cu। यहां पर देखिए जिंक पर अभी कोई भी चार्ज नहीं, ठीक, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए यानी जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक। कॉपर में देखिए, कॉपर के केस में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 प्लस चार्ज था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन यहां पर इस पर 0 चार्ज है, मतलब कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन। और इस पूरे रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ये पूरे ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, इसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है? वो कैसा होता है? वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ये क्लियर हुआ आपको? जिंक क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि जिंक ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको कॉपर ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिया तो उस कॉपर का रिडक्शन हो गया, इसलिए जिंक क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? दूसरे को रिड्यूस करते हैं, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं, जैसे कि कॉपर। जिंक क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और उसी 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने गेन कर लिया, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन कॉपर का इस जिंक की वजह से क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो जिंक क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। इसी तरह ये कॉपर को देखिए, कॉपर यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिडक्शन हो जा रहा है,
ठीक। तो ये कैसा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, जिंक के पास पे, और जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना क्लियर, जनरल टर्म्स क्लियर हो गया। और भी अगर कुछ बाद में आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो हम हमारे फर्स्ट टॉपिक पर, एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट टॉपिक दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसको डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो इट इज अ डिवाइस which converts free energy of chemical reactions into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ्री एनर्जी जो होती है केमिकल रिएक्शंस की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके और भी कई नाम से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। ठीक, तो इसे गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है और वोल्टाइक सेल भी बोला जाता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले तो भी वही है, इलेक्ट्रिकल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, गैल्वेनिक बोले तो भी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, सॉरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है, और वोल्टाइक सेल बोले तो भी केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये होता कैसे है, मतलब स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है इसका? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जनरली 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, immersed in one or more suitable electrolyte and the electrodes are connected externally। 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें, ठीक। ये यहां पर बनाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में रखे हुए होते हैं, और इन कंटेनर्स में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रोड और उसका सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल रॉड होगा तो उसी मेटल का सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है, ये जो एक पूरा कंटेनर है जिसमें मेटल रॉड होगा और उसी मेटल, जिस भी मेटल जो रॉड होगा जिस भी मेटल का होगा, उसी मेटल का सॉल्यूशन होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, तो इसको बोला जाता है हाफ सेल। हाफ सेल बोला जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि अलग अलग 2 कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज्ड होते हैं, और ये एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं वायर के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आता है केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन द सेल। तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शंस अपने से होती है, हम यहाँ पर कराते नहीं हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको हमको कराना पड़ता है, जो खुद से नहीं होती, बट कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से रिएक्शंस होने लगती है, ठीक। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ने के लिए कभी बोलना ही नहीं पड़ता, वो इतने अच्छे होते हैं कि खुद ही पढ़ते रहते, खुद ही इतना अच्छा, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतने सारे डाउट्स लाएंगे। बट कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम बोल बोल के थक जाएंगे, बट वो पढ़ते ही नहीं है। तो यहाँ पर वो अच्छा वाला बच्चा है, यहाँ पर मतलब खुद से केमिकल रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो खुद ही केमिकल रिएक्शन होने लगता है, यानी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन द सेल, ऑक्सीडेशन एट वन इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट आर कंज्यूम्ड फॉर रिडक्शन एट अदर इलेक्ट्रोड। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड में, एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब हो सकता है इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन एट वन इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट आर कंज्यूम्ड फॉर द रिडक्शन एट अदर इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन कंज्यूम कर लेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड, सपोज ये वाला, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। और अगर इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कैसा बन गया, एनोड, और इस इलेक्ट्रोड में अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये कैसा हो गया, कैथोड, ठीक। तो केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन द सेल, इतना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर दिया है द इलेक्ट्रोड्स एट विच ऑक्सीडेशन ऑकर इज एनोड एंड द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन ऑकर इज कैथोड। तो ये तो आपको क्लियर ही है। नेक्स्ट दिया है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो हमने अभी डायग्राम बनाया था, उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहा था, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा था। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है,
ठीक, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड देयरफॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जो है, ये सपोज हमारा क्या होगा, ये एनोड और ये हुआ कैथोड इधर, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से फ्लो हो रहा था, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था। तो इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इतनी बातें क्लियर, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कुछ आपको मेटल्स, कैथोड और एनोड, तो कुछ मेटल रॉड्स ही होंगे, तो वहां पर मेटल रॉड्स का नाम दे दिया जाता है कि जैसे कि अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगी आपको, वहां पर एक क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था। तो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डेनियल सेल, तो इसका एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो क्या है, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल जनरली जो एक कॉपर रॉड होता है, एक जिंक रॉड होता है वहां पर। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक रॉड डिप्ड इन अ ZnSO4 सॉल्यूशन एंड अ कॉपर रॉड डिप्ड इन अ CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैंने आपको बोला था कि एक मेटल रॉड उसी मेटल के सॉल्यूशन में ही डिप्ड रहता है। तो यहाँ पर एक जिंक रॉड है, जिंक रॉड किस में डिप्ड है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। सपोज ये कैसा हो गया, जिंक रॉड, और ये डिप्ड है किसमें, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड है। ठीक, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, एक जिंक इलेक्ट्रोड है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड है। ये इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये दो कंटेनर्स हैं हमारे पास, इस दो कंटेनर में डेनियल सेल का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ मैं अभी। तो इस डेनियल सेल में हमारे पास दो रॉड होंगे, एक जिंक रॉड होगा, एक कॉपर रॉड होगा। जिंक रॉड डिप होगा किसमें, ZnSO4 सॉल्यूशन में, और कॉपर रॉड डिप होगा किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रोड एक्सटर्नली कनेक्टेड रहते हैं, और यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ होता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये भी बताएंगे, वेट सब्र कीजिए, सब बताएंगे। ठीक, तो अब इसमें रिएक्शंस कैसे होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले जिंक जो होता है, जिंक इलेक्ट्रोड, ये वाला, ये जिंक इलेक्ट्रोड जो कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड है। तो जिंक और कॉपर, अब इन दोनों में से जो जिंक होता है वो उसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की। कॉपर के कंपैरिजन, जिंक और कॉपर तो इन्हीं दो के कंपैरिजन में बात करेंगे। तो जो जिंक जो होता है वो उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है, यानी जिंक क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तो जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया और कहाँ चले गया, इस सॉल्यूशन में आ जाता है। ठीक, ये Zn क्या करेगा, यहाँ पे जो जिंक है, ये जिंक जो इस रॉड में प्रेजेंट है, यहाँ क्या करेगा, Zn2+ बना लेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन, ये Zn2+ कहाँ आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी रॉड में रहेंगे। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन इसी रॉड में रहेंगे, और उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, धीरे 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 मूव करते करते कहाँ जाएंगे, कॉपर के पास जाएंगे। ठीक, और जो कॉपर होता है उसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रॉन्स इसके रॉड के थ्रू आएंगे, और यहाँ कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, यहाँ ये Cu2+ और SO4 2- के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए, वही ये दो इलेक्ट्रॉन को ये जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयन प्रेजेंट है ये गेन कर लेगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन क्या बना लेगा, कॉपर, और ये यहाँ कॉपर जो है वो डिपॉजिट होते चले जाएगा ये रॉड के सरफेस पर। ठीक, जैसे जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते जाएगा, यानी कि जिंक जो रॉड है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। हाँ, तो ये जिंक रॉड जो इलेक्ट्रॉन लूज करते जा रहा है और कहाँ आते जा रहा है, जिंक Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आते जा रहा है। जैसे कि इसका जो रॉड है इसका शेप चेंज होते जाएगा, जो ये आपको ऐसे मोटा दिख रहा है ना, ये ऐसे जिंक घुलने लगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये जिंक जो है ये इस तरह से हो जाता है, जिंक रॉड।
ठीक, क्योंकि यहाँ से जिंक का क्या होते जा रहा है, ऑक्सीडेशन होते जा रहा है। जो उस रॉड में जिंक प्रेजेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पे ही छोड़ के कहाँ चले जा रहा है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में चले जा रहे हैं। किस फॉर्म में, Zn2+ के फॉर्म में। और यहाँ पर कॉपर जो होता है इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो Cu2+ है, उसकी टेंडेंसी, कॉपर की टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं और यहाँ से आके इस सॉल्यूशन, इस रॉड में आते हैं जहाँ पे 2E- प्रेजेंट होता है। तो ये कॉपर और ये 2E-, कॉपर इसको गेन कर लेता है और ये वाला जो कॉपर का रॉड होता है ये ऐसे मोटू हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस रॉड पर ही कॉपर जो होते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक, इतना बात आपको समझ आए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो हो रहे हैं, एनोड, ये जो इस पर क्या हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है, सॉरी जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। और यहाँ पर देखिए इस रॉड पर, ये जो जिंक रॉड है इस पर पूरे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसकी वजह से इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो है क्या, एनोड। क्योंकि बहुत लोग यही ध्यान में रखते हैं कि जिस पर पॉजिटिव वो एनोड, जिस पर नेगेटिव वो कैथोड, बट ऐसा नहीं। एनोड किसको बोलते हैं हम, जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ इस रॉड पर, तो इसको हम एनोड बोलेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूरे इस रॉड पे मौजूद होते हैं, जिससे कि ये एनोड, जो ये चार इलेक्ट्रोड, जो ये रॉड है वो कैसे हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज जो रॉड हो जाता है, यानी इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। अब आते हैं कैथोड पर, वहां नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव के कंपैरिजन में ये अभी कॉपर वाला जो रॉड है वो न्यूट्रल है। तो लेकिन उस नेगेटिव के कंपैरिजन में ये जो कॉपर रॉड है वो कैसा है, पॉजिटिव। ठीक, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक, क्लियर इतना। अब इसके बाद ये हो गया। हाँ, और इसके बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं। इसको जिंक, ये होता है पूरा रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, जिंक जो होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और Zn2+ बना के सॉल्यूशन में चले जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और इसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो वो क्या बन गया, एनोड। कैथोड, एट कैथोड, इस सेल पर क्या होता है, कॉपर जो है, यहाँ कॉपर 2+ आयन जो प्रेजेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसे बोला जाता है रिडक्शन। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, आई होप आप जानते होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ Zn Cu2+, Zn2+ और Cu। तो ये है कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब ये सॉल्ट ब्रिज का यूज बचा हुआ है, मैं बताऊं। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए, जिंक टू कॉपर में गए। इलेक्ट्रॉन किधर गए, जिंक टू कॉपर गए। तो इलेक्ट्रिसिटी किधर जाएगी, कॉपर टू जिंक फ्लो होगी। क्लियर इतना। अब ये जो हमने शेल्स लिखे, ठीक, ये जो शेल है दो, ठीक, जो सेल है ये दो, एक जिंक जिसमें जो ZnSO4 में इमर्ज्ड है और जो कॉपर CuSO4 में इमर्ज्ड है, तो इनको बोला जाता है हाफ सेल। चूंकि यहाँ पर एनोड, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था तो इसे एनोड हाफ सेल भी बोला जाता है। इसके बहुत सारे नाम है, एक इसे क्या बोला जाता है, एनोड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला जाता है। और इस पर इसमें फॉर्मूला होता है LOAN। तो एनोड हाफ सेल हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, N फॉर निगेटिव हाफ सेल। यहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज था तो इसलिए निगेटिव हाफ सेल। और साथ ही ये लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट हाफ सेल। तो जो एनोड होता है, यानी जो सेल रिएक्शन में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो लेफ्ट साइड पर, वो हमेशा ये एनोड ही प्रेजेंट रहेगा, तो इसे लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं।
एनोड हाफ सेल बोला जाता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल या नेगेटिव हाफ सेल। क्यों बोला जाता है लेफ्ट, इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है। एनोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल दिया। नेगेटिव हाफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर चार्ज नेगेटिव होता है। इसे आप याद रख सकते हैं LOAN, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर निगेटिव। जस्ट इसके लिए अपोजिट हो जाता है, इसके लिए कैथोड हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल बोल देंगे, या इसको बोला जाता है पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, या इसे बोल सकते हैं हम पॉजिटिव ही हो गया राइट हाफ सेल, राइट साइड पर प्रेजेंट है इसलिए राइट हाफ सेल। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा जो डिस्क्रिप्शन है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके थ्योरीज कैसे लिखनी है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जिंक मेटल हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन देन कॉपर। तो जिंक मेटल में ग्रेटर टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन की देन कॉपर। सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन टेक्स एट द जिंक कंपार्टमेंट, इसलिए जिंक कंपार्टमेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। फिर ये रिएक्शन लिखेंगे आप कि जिंक किस में चेंज हो जा रहा है, Zn2+ और 2 नेगेटिव में। जिंक एक्ट एज अ एनोड एंड Zn2+ गोज टू द सॉल्यूशन लिविंग बिहाइंड द 2 इलेक्ट्रॉन ऑन द रॉड। ठीक, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल वैसे यहाँ पे लिखा हूँ, ये आपको लिखना होगा वहां पर अगर ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो। Hence जिंक रॉड अचीव्स अ नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर। अब कॉपर पे आते हैं। तो कॉपर Cu2+ हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू रिडक्शन देन Zn2+, therefore copper 2+ accept electron and get reduced and deposited on the copper metal। तो Cu2+ जो वहां प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और कॉपर मेटल जो रॉड होता है उस पर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे उसकी जो साइज होती है थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है थोड़ी सी वो रॉड। ठीक, तो Cu फिर ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, Cu act as a cathode. The flow of electrons through externally connected wire from zinc to copper and therefore flow of electricity is from copper to zinc. इतना क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है, हाँ, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे हमने लगाया था, उसका क्यों लगाया, क्यों यूज कर रहे हैं हम सॉल्ट ब्रिज, तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्ट ब्रिज होता क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज a U-shaped tube containing a semi-solid paste of inert electrolyte like potassium chloride, potassium nitrate, ammonium chloride, etc. in agar-agar and gelatin solution. An inert electrolyte is one which, तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है आपने देखा ही होगा वहां पर जो मैंने लगाया था, इनवर्ट यू शेप, ये ऐसे यू शेप की, ये ऐसे यू शेप की एक नली होती है, ट्यूब होती है। ठीक, ये यू शेप का जो ट्यूब होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। और इस सॉल्ट ब्रिज में क्या फिल होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है जो कि इनर्ट होना चाहिए, मतलब जो वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जो इलेक्ट्रोलाइट आपने उस सॉल्ट ब्रिज में फिल किया है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट जो वहां हाफ सेल में प्रेजेंट था, जैसे कि वहां हमने ZnSO4 लिया था और जो इधर क्या लिया था कॉपर सल्फेट, तो वहां पर वो उनसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए पहले से। ठीक है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो किसी से रिएक्शन ना करे, इनर्ट हो। ठीक, तो यहाँ पर केमिकली इनर्ट होना चाहिए। तो ये KCl ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं और KNO3 ले सकते हैं, और क्या दिया था, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, जो कि मिक्स्ड होता है किसमें, अगर का सॉल्यूशन, अगर एक है कंपाउंड, अगर सॉल्यूशन या जिलेटिन कंपाउंड ले लेते हैं। एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज वन विच, तो आप किसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्यूशन इन आइदर ऑफ द फॉर्म, आइदर ऑफ द कंपार्टमेंट। तो जो कंपार्टमेंट है उन दोनों कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उनसे वो बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे। डज नॉट इंटरफेयर विद द नेट सेल रिएक्शन, और नेट सेल रिएक्शन में भी उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो वहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, किसमें, सॉल्ट ब्रिज में। सॉल्ट ब्रिज का
स्ट्रक्चर समझ आ गया कि यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड की जो ट्यूब होती है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड, इन तीनों में से कोई एक किसमें अगर या जिलेटिन के सॉल्यूशन में फिल होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इनर्ट होना चाहिए, यानी दोनों कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उनसे वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। और दूसरा क्या कि ये नेट सेल रिएक्शन जो होता है, नेट सेल रिएक्शन मतलब जो वहां पे मैंने लास्ट में लिखा था कि Zn plus Cu2+ is equals to Cu plus Zn2+, तो इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, कि इसका यूज क्यों किया जाता है। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अ सॉल्ट ब्रिज सर्व टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबसे पहले तो इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इसको यूज किया जाता है। वो कैसे करती है वो भी हम वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखने वाले हैं। इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, और दूसरा काम इसका होता है कि सर्किट को कंप्लीट करना, ठीक। ये सॉल्ट ब्रिज क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये सॉल्ट ब्रिज का यूज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस तरह से करते हैं। तो एक रिएक्शन हमने देखा था कि इस एनोड साइड पर हमने रिएक्शन देखा था, तो उल्टा हो गया ये, कंसिडर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन जिंक। तो जिंक पर, यहाँ जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, एक सेकंड में डायग्राम में बताती हूँ आपको, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिंक वाले कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Zn2+ क्या होते जा रहा है, यहाँ पर आते क्या, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो Zn2+ था वो इस सॉल्यूशन में आते गया। जब ये Zn2+ इस सॉल्यूशन में आते गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें पहले ZnSO4 प्रेजेंट था, जो कि जितना Zn आयन प्रेजेंट था उतना ही सल्फेट आयन प्रेजेंट था, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। बट जैसे जैसे जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन होने स्टार्ट होता है, इस पे Zn2+ आने लगता है, जिससे कि यहाँ पर Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होते जाता है, और इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो बैलेंस नहीं रहती है। सिमिलरली यहाँ पर भी, इस पार्ट में भी, यहाँ पर जो CuSO4 का सॉल्यूशन था उसमें Cu2+ और SO4 2- आयन प्रेजेंट था। अब ये जो Cu2+ SO4 2- आयन प्रेजेंट था, तो ये तो जो कॉपर 2+ था, ये कॉपर आयन ने क्या किया, रिड्यूस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकाल लिया, मतलब यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। लेकिन इस सॉल्यूशन में तो SO4 बच गया ना, तो जितना Cu था उतना SO4 अब नहीं रहा। अब वहां पर Cu2+ जो वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में, लेकिन SO4 बढ़ते चले गया, वहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते चले गया, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पर नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। अब जब नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन आते रहेगा उसको वो रिपेल करने लगे, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसी में कॉपर 2+ प्रेजेंट है, तो ये जो रिपल्शन का केस होने लगेगा। और वैसे ही यहाँ पर जो Zn2+ एक्सेस में हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रुकने लगता है, वहां पर डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो अब इसे न्यूट्रल कैसे किया जाए, तो इसे न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज में यहाँ पर जो रहता है KCl फिल हो सकता है, KNO3 या NH4Cl। तो यहाँ KCl में से इस साइड पर Zn2+ एक्सेस में हो गया, तो इस KCl का ये K+ और Cl- आयन के फॉर्म में रहता है, तो ये Cl किधर आएगा, इस वाले जगह पर, और ये Zn और ये Cl, Zn2+ Cl2Cl- से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ZnCl2, जो एक्सेस में Zn2+ आता है वो। और यहाँ पर SO4 जो था, ये SO4 जो आयन था वो एक्सेस में हो गया था, तो ये जो पोटेशियम आयन होता है वो सॉल्ट ब्रिज से इसमें आएगा और क्या बना लेंगे, ये 2K+ SO4 2- आयन, K2SO4,
और इस तरह से जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। तो यही होता है इस सॉल्ट ब्रिज का मेन काम, मेन यूज इसका, कि इसे ये जो होता है पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि जब Zn2+ का जिंक का ऑक्सीडेशन होता है तो इस सॉल्यूशन में Zn2+ आयन एक्सेस में हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हो जाता है। और यहाँ पर Cu2+ का जब रिडक्शन होता है तो वो कॉपर में चेंज हो जाता है, जिससे SO4- आयन एक्सेस में हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस जनरेट हो गया दोनों कंपार्टमेंट में, तो अब ये बैलेंस कैसे किया जाए? तो इसके लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। सॉल्ट ब्रिज में हमने KCl ले लिया, मैंने वहां KNO3 NH4Cl, डिपेंड करता है आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है कि ये किस टाइप का यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। इसका इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करेगा इन दोनों के इलेक्ट्रोलाइट पर, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ पर KCl जो वो सॉल्ट ब्रिज से आएगा, यहाँ पर जो एक्सिस में Zn2+ है उससे वो Cl- आयन रिएक्ट करेगा और ZnCl2 बना लेगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर जितने Zn2+ आयन उतने ही वहां पर निगेटिव आयन भी प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक, यानी सल्फेट आयन भी प्रेजेंट है, Cl- आयन भी प्रेजेंट है, तो वहां पर ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वैसे यहाँ पर K2SO4 बन जाएंगे तो 2K+ और SO4- आयन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्ट ब्रिज जो होता है उस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने का काम करता है। क्लियर? अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ये तो कंसिडर द ऑक्सीडेशन ऑफ Zn मेटल Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। तो Zn2+ आयन आर एडेड to zinc sulfate leaving behind the 2 electron and Zn rod, therefore access of positive charge develop, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में डेवलप हो जाता है इन द रिडक्शन सेल ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ Cu2+ from CuSO4, the excess negative charge develop. So these charge build up process oppose the current flow. ये क्या करने लगते हैं? करंट फ्लो को अपोज करने लगते हैं। Therefore, a path has to be provided to maintain electrical neutrality in each compartment. A porous partition or salt bridge can be used. ये इस तरह से सॉल्ट ब्रिज लगा लेते हैं। इसमें थोड़ा सा रॉड अपोजिट साइड में। तो सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड U-tube containing salt like KCl, NH4, NO3 अगर तो ये इस तरह से the ions of K+ and Cl-, यहाँ पर Cl- आएगा, Cl- have equal mobility. The excess positive charge developed in ZnSO4 solution is neutralized by negative ion from salt bridge, and similarly excess charge developed in CuSO4 is neutralized by positive ion from salt bridge. Thus the salt bridge completes the circuit. So salt bridge also prevents the diffusion or intermixing ions from the one compartment to another. For example, the Daniell cell diffusion of Cu2+ ion to Zn2+ ion compartment has to be prevented as it gets deposited over zinc. और ये आप सोच रहे होंगे वहां पर जो मैंने आपको बताया कि ये जो Zn2+ आयन है वो इस Cl- से न्यूट्रलाइज हो जाता है और ZnCl2 बना लेते हैं, लेकिन ये ZnCl2 बल्क मतलब ऐसा नहीं है कि वो ZnCl2 बन के वहां पे नीचे में PPT के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, नहीं, ये ZnCl2 किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? Zn2+ आयन और 2Cl- आयन। तो यहाँ पे का 2 चार्ज इसके 2Cl के नेगेटिव के न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से वहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पूरी तरह से जनरेट होती है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, बीच में 2 पैरेलल लाइन, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड पर आप लिखते हैं एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड में ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन को कैसे लिखेंगे? जैसे कि ये मेटल उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है
तो यहाँ पर उस पर कोई चार्ज आ जाएगा प्लस और उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। दो पैरेलल लाइंस लगेंगी, पैरेलल लाइंस लगने के बाद इधर कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी वो पहले चार्ज्ड फॉर्म में रहता है, मेटल जो है वो चार्ज्ड फॉर्म में रहता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रल में M2+, और यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन लिखेंगे। यहाँ पर नीचे में कभी कभी जो सॉल्ट ब्रिजेस में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नाम भी लिख दिया जाता है। तो जैसे कि हमने अभी कॉपर के लिए देखा, नेट रिएक्शन क्या था वहां पर, जिंक का वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जिंक किसमें चेंज हुआ, Zn2+ में, टू पैरेलल लाइंस, यानी कि टू पैरेलल लाइंस क्या बताएंगे हमें, सॉल्ट ब्रिज को बताएंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन सपोज इसका कितना रहा होगा, 1 m ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। कॉपर किस फॉर्म में था, Cu2+ फॉर्म में, जो कि कैथोड था, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें चेंज हो गया Cu, इसका कंसंट्रेशन भी 1 m। तो इस तरह से ये जो सेल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो लेफ्ट साइड पर एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट साइड पर कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड में, तो मेटल किस में कन्वर्ट हुआ, आयन में, तो ऑक्सीडेशन। राइट साइड पर कैथोड, मेटल आयन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में इसका कॉन्सेंट्रेशन भी लिखते हैं, ठीक। तो ये था, तो यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो फिनिश। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिस पर हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।